Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 9 civics, and the chapter's name is What is Democracy? Why Democracy? So first of all, if you want to see other chapters as well, then I'll provide the link of the playlist on the I button, so you can click there. And in the description you can also find the other subjects of class 9 like history and geography, where I have covered all the chapters in very detail. So let's start with our today's chapter, that is what is democracy, why democracy. So हम लोग अपनी क्लास 6 से ही डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल we are talking about democracy. We are in 9th class now and we are still taking up this topic. Why so? Because we have not deep dived into it yet. अभी हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. It is much more than this definition कि it is for the people, by the people and of the people. तो इससे काफ़ी बढ़कर है डेमोक्रेसी. अब क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ों को हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. पिछली क्लासेस में हमने इसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन लिया था कि इसके बारे में आइडिया लिया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, बट इसको हम और डिटेल में इस क्लास में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So let's take a few minutes to just discuss briefly what we are actually going to learn in this chapter, so that going forward we have an idea what we actually are going to learn from this chapter. So what is democracy? हम definitely ये जानेंगे कि democracy क्या होती है, उसके features क्या होते हैं. This chapter builds on a simple definition of democracy. ये जो चैप्टर है आपको काफी आसान भाषा में सिंपली डेमोक्रेसी को समझाने की कोशिश करेगा. Step by step we work out the meaning of the terms involved in this definition. एक आपको सिंपल सी डेफिनेशन दी जाएगी और हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम उस डेफिनेशन में जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन्वॉल्व हैं, उनका मतलब समझते जाएंगे और उसके बाद हम पूरी डेफिनेशन को आराम से समझ पाएंगे. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. तो जो इम्पोर्टेंट एम है इस चैप्टर का वो ये है कि आप लोग को कम से कम मतलब बेसिक मीनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का समझ आ जाए. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम इतने काबिल होने चाहिए कि हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करना आना चाहिए. वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन both the type of governments, democratic and non-democratic. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. और इस चैप्टर के एंड तक पहुंचते पहुंचते हम क्या करेंगे, हम इस मीनिंग से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसको एक ब्रॉडर टर्म में समझने की कोशिश करेंगे, एक बड़े लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे. Democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. आज की डेट में सबसे ज्यादा सही तरीका या सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है और वर्ल्ड में धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अपनाती जा रही हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनती जा रही हैं. बट व्हाई इज इट सो? तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो डेमोक्रेसी है वो इतनी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, सबसे सही इस टाइम पे क्यों दिखाई दे रही है? What makes it better than the other forms of government? क्या ऐसा है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बाकी तरह की गवर्नमेंट से बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है? That is the second big question that we take up in this chapter. और दूसरा बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बेहतर है बाकियों से. पहला तो हम यही देखेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि भाई है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है. ये चीज हम सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको टेकअप करेंगे. So now what is democracy? कि आखिरकार डेमोक्रेसी क्या है? You have already read about different forms of government. आपने अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है. हमें मोनार्की के बारे में पता है जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन जो है रूल करता है, राजा वाला सिस्टम होता है, सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है. हमें डेमोक्रेसी के बारे में भी आइडिया है जहाँ पे लोग जो है वो इलेक्शंस लड़ते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें चुनते हैं. तो बेसिकली दो मेन तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. डेमोक्रेटिक जहाँ पे एक तरीके से लोग रूल कर रहे हैं, लोगों का राज चल रहा है, वहां पे लोगों के हिसाब से डिसीजंस लिए जा रहे हैं. एंड द अदर वन इज नॉन डेमोक्रेटिक, जिसमें कि मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है, वेयर देयर इज
mostly a single person who is taking decisions on behalf of everyone, but there is no direct or indirect involvement of people of the mass. जो आम आदमी है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में. सो दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां लोग इन्वॉल्व नहीं है. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जांपल जैसे मैंने आपको जस्ट दिया, मोनार्की हो गया और डिक्टेटरशिप हो गया. जैसे आप जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन हैं, आप उनकी बात करते हो तो ही इज अ डिक्टेटर. तो जहाँ पे एक तरीके से तानाशाह होता है, अपनी मर्जी से सब कुछ, मतलब किसी का कुछ नहीं सुनना. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. तो हमें आइडिया है बेसिकली कि अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती है. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments, non-democratic governments. तो अभी तक आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी की और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, उसके बेसिस पे आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स लिखने हैं, जो कि मैंने जस्ट अभी डिस्कस कर दिए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र, मतलब लोगों का राज्य, राइट. और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, पार्टिसिपेशन ना हो डिसीजन मेकिंग में. तो व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी? तो हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करना है? व्हाई वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी. तो इससे पहले हम थोड़ा और आगे बढ़े. मैरी एक बच्ची हैं जिन्होंने की एक ऑब्जेक्शन उठाया है, एक तरीके से एक बात पे एतराज दिखाया है. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. वो जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को, मैरी को वो तरीका सही नहीं लग रहा है और वो अपने टीचर से, जिनका नाम है मैटिल्डा लिंगडो, वो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं. मैरी को कुछ सवाल पूछने हैं. सो हर टीचर मैटिल्डा लिंगडो responds to her questions as other classmates join the discussion. तो जैसे जैसे मैरी जो है वो सवाल पूछती हैं, उनकी जो टीचर हैं वो उनको जवाब देती हैं, और उसके साथ साथ जो बाकी क्लासमेट्स हैं, बाकी बच्चे हैं, वो भी इनकी इस कन्वर्सेशन, इनकी इस डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. मैरी बोलती हैं, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया. मुझे जो डेमोक्रेसी को जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वो आइडिया मुझे पसंद नहीं आ रहा. फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. पहले तो हम इतना टाइम लगाते हैं डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं या ये सारी चीजें कि डेमोक्रेसी क्या है, और ये सारी डिस्कशन करने के बाद हम कहते हैं कि चलो अब डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं. तो आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड. तो वो मैरी कहती है कि हाँ, क्या हमें इसे अलग तरीके से नहीं लेना चाहिए? पहले हमें इसका मतलब समझना चाहिए कि आखिर डेमोक्रेसी क्या होती है, एंड देन वी शुड गो टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी की क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं. तो हमें पहले मीनिंग नहीं समझना चाहिए. तो फिर मैम क्या बोलती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट, कि मैं समझ रही हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. वो कहते हैं कि मैं समझ रही हूँ तुम ये कह रही हो कि पहले हमें मतलब समझना चाहिए एंड देन वी शुड मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स, बट ये चीजें हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं. मतलब जिस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में चीजों का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम ऐसा नहीं करते कि पहले किसी चीज की डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद उसका एग्जाम्पल या वो एक्चुअली क्या है उसकी तरफ जाते हैं. वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव. हम डेली पेन, रेन, लव इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम? क्या इन शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं? कि आपकी मम्मी ने आपको पेन दिया और आपने बोला कि ये क्या है, इसकी मुझे डेफिनेशन बताओ मम्मी, और मम्मी बोलेगी कि हाँ एक लंबा सा होता है, उसमें इंक होती है और उसको आप पेपर पे चलाते हो तो उससे लिखा जाता है, वो इंप्रेशन छोड़ता है. तो क्या आपके जो पेरेंट्स है वो पहले आपको डेफिनेशन देते हैं? ऐसा नहीं है. यू जस्ट टेक द पेन एंड स्टार्ट राइटिंग विद इट एंड इवेंचुअली यू गेट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट पेन एक्चुअली इज. इसी तरीके से रेन, डू यू डिफाइन रेन फर्स्ट? और मतलब बारिश हुई और आपने उसके मजे लेने शुरू कर दिए. आपने ऐसा तो नहीं बोला कि मम्मी ये पानी गिर रहा है, कैसे बनता है, व्हाट इज वाटर साइकिल, किस तरीके से बारिश बनती है, डेफिनेशन क्या है बारिश की. ये सारी चीजें हम नहीं पूछते. तो डेली लाइफ में हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम शब्दों को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं और उनके इस्तेमाल करते हुए हम उनका मतलब जो है वो समझ जाते हैं. कम टू थिंक ऑफ इट,
डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? तो वही उनकी टीचर कह रही है कि क्या हमें इन शब्दों की क्लियर डेफिनेशन है? इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। हम इस शब्द को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। आप अपने जब भी आपको कुछ लिखना होता है और आप अपना पेन भूल गए हो, तो आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि भाई तेरे पास पेन है क्या? तो आप इस तरीके से डेली इन शब्दों को इस्तेमाल करते हो और आप इसका मतलब समझते हो। मेरी, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? तो फिर मैरी बोलती है कि अगर हम शब्दों को इस्तेमाल कर करके उनका मतलब समझ ही सकते हैं, तो फिर हमें डेफिनेशंस की जरूरत ही क्यों है? फिर मैम क्या बोलती हैं, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड। हमें डेफिनेशन की जरूरत तब होती है जब किसी शब्द को इस्तेमाल करते हुए हमें उसको समझने में मुश्किलात आती है, हमें उसे समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। हमें नॉर्मली जब बारिश हो रही है तो हमें उसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बट हमें बारिश की, हमें रेन की जरूरत भी पड़ेगी, उसकी डेफिनेशन की भी जरूरत पड़ेगी अगर हमें रेन को ड्रिजल या फिर क्लाउड बर्स्ट से डिफरेंशिएट करना है। नाउ डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेन, ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट? ड्रिजल मतलब जब वो हल्की हल्की बूंदाबांदी आती है ना? आप आम भाषा में तो आप उसे भी बारिश कह देते हो कि मम्मी बारिश हो रही है। मम्मी बोलेगी कैसी बारिश हो रही है, तेज हो रही है, धीरे हो रही है, कैसी हो रही है? तो आप बोलोगे मम्मी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो दैट इज ड्रिजलिंग। सो इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल रेन, और जहां पे मतलब नॉर्मल बारिश हो रही है। और क्लाउड बर्स्ट मतलब जहां बहुत तेज बारिश हो रही है, एक जगह पे बहुत सारा पानी मतलब नीचे आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बारिश हो रही है, बहुत तेज, आप समझ लो। क्लाउड बर्स्ट एक तरीके से बादल फट गया है, बादल ने सारा पानी अपना एक साथ किसी जगह पे छोड़ दिया है। तो वो नॉर्मल रेन से बहुत ज्यादा बारिश हो गई। तो अब आप क्या बोलोगे? मम्मी पूछ रही है कैसी बारिश हो रही है, आप बोलोगे मम्मी बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वैसे हमें बारिश की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रिजल, क्लाउड बर्स्ट और रेन, तब हमें जरूरत है कि आखिर रेन क्या होती है ना? तब आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो जब हमें किसी चीज को डिफरेंशिएट करना होता है, उसे समझने में हमें परेशानी आ रही होती है, दूसरी चीजों से डिफरेंशिएट करने में परेशानी आ रही होती है, तब हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। तो जैसे हमने अभी रेन का एग्जाम्पल लिया, तो सेम चीज डेमोक्रेसी के साथ भी है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हमें जो डेमोक्रेसी है उसकी डेफिनेशन इसलिए चाहिए क्योंकि लोग, ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, इसका अलग अलग पर्पसेस, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी। क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरीके की जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है। तो अब डेमोक्रेसी भी अलग अलग तरीके की होती है, डेमोक्रेसी के भी अपने तरीके हैं। अब कौन सी गवर्नमेंट अपने आप को कैसी डेमोक्रेसी बोल रही है, उसके लिए आपको एक डेफिनेशन की जरूरत होगी। आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रही है, बट इज इट एक्चुअली अ डेमोक्रेटिक कंट्री? क्या ये सच में है? क्या इसमें वो फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक के? अगर हैं भी तो फिर कौन सी वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? राइट, तो इसीलिए आपको डेफिनेशन चाहिए। अब रिबियांग एक और दूसरा बच्चा है। बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनेशन? बट अब हमें डेफिनेशन पे काम करने की क्यों जरूरत है? कितनी बार डेफिनेशन ही पढ़ते रहेंगे? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अभी कुछ दिन पहले तो आपने बताया था कि अब्राहम लिंकन जी ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। ही हैज सेड दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी जो कि लोगों की है, लोगों से बनी है और लोगों के लिए बनी है। मतलब कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें खुद लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों ने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर लोगों के लिए ही काम करेंगे। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स। हम मेघालय में हमेशा अपने आप पर रूल करते हैं, मतलब कि हमारे ऊपर कोई और आके रूल नहीं करता। मेघालय जो कि हमारे वन ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो ये जो मेघालय है वहां पे रिबांग वहां का रहने वाला है, और वो कहता है कि हम हमेशा मेघालय में अपने ऊपर रूल करते हैं, कोई और आके हम पे राज नहीं कर रहा। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। और ये जो रूल है, वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स, कि हम खुद ही अपने ऊपर रूल कर रहे हैं, मतलब कि मेघालय के जो लोग हैं उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया है और वही जो लोग हैं, मतलब लोगों की सहमति से वहां पे राज हो रहा है। और ये जो सिस्टम है ये सबको पसंद भी आ रहा है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? अब हमें इसे चेंज करने की जरूरत क्यों है? फिर मैम कहती हैं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट,
मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमें इस डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे खुद ये जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। बट हमें ये नहीं पता कि ये जो अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दिया है, इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब और डिफाइन डेमोक्रेसी, क्या सबसे सही तरीका यही है? और ये चीज हमें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि हम खुद डेमोक्रेसी को अच्छे से समझ ना लें। तभी तो हम ये देख पाएंगे, तभी तो हम ये जज कर पाएंगे कि अब्राहम लिंकन जी ने सही डेफिनेशन दी है या नहीं, या फिर ये बेस्ट तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन कर भी रही है कि नहीं। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स इट। और हमें कभी भी किसी भी चीज को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो फेमस है, क्योंकि उसे सब लोग मान रहे हैं। अभी वही बात है, जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं ना, आपका दोस्त कुएं में कूदेगा तो क्या आप भी जाके कुएं में कूदोगे? तो अगर कोई हर पर्सन, अगर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ एक कोई चीज, कोई पर्टिकुलर चीज सही है, तो जरूरी नहीं है वो एक्चुअली सही हो। आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी कि क्या वो चीज सही में सही है या नहीं। भेड़ चाल नहीं चलनी कि लोग कह रहे हैं सही है तो हाँ सही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम उसको अपने तरीके से पहले समझें, उसकी डेफिनेशन को समझें, उसका मतलब समझें, तभी जाके हम ये ध्यान दे पाएंगे, ये राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या ये डेफिनेशन सही है या नहीं, क्या जो कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है क्या वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक है या नहीं, राइट? सो योलांडा, ये दूसरी बच्ची है जो कहती है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं एक सुझाव दूं? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word democratia. वो कहती है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रातिया से आया है। इन ग्रीक डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रातिया मीन्स रूल, और ग्रीक में डेमो का मतलब होता है लोग और क्रातिया का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। तो सिंपली डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि इसमें लोगों का रूल है, लोग राज कर रहे हैं। दिस इज द करेक्ट मीनिंग। और फिर युलांडा कहती है और यही सही मीनिंग है। वेयर इज द नीड टू डिबेट, मतलब इसमें इतनी बहस करने की क्या जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है? डेमोक्रेसी मतलब लोगों का रूल, लोगों का राज, तो हम इतना मतलब क्यों इतनी डिस्कशन कर रहे हैं डेफिनेशन के ऊपर? मैम बोलती हैं दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। तो मैम बोलते हैं कि जो तुमने अभी ग्रीक वर्ड की बात की, कि इसके ओरिजिन की बात की, वर्ड डेमोक्रेसी आया कहाँ से है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है किसी शब्द का मतलब जानने का कि व्हाट इज इट्स ओरिजिन। जब हम किसी शब्द के ओरिजिन को पढ़ते हैं तो हाँ हमें उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि वो वर्ड एक्चुअली किस लिए कॉइन किया गया, किस लिए वो वर्ड आया। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम उसका ओरिजिन वाला मतलब ढूंढ लें तो वो आज के टाइम पे भी उसका एग्जैक्ट मतलब हो। अब जैसे वर्ड क्यूट है, इसका ओरिजिनल मतलब क्या है, जैसे जो इसका लिटरल मीनिंग है वो ऐसा है कि जैसे कोई चतुर हो, बहुत समझदार हो। बट आजकल हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि क्यूट मतलब बहुत ही प्यारा, प्रिटी, तो हम उस सेंस में इस शब्द का मतलब यूज करने लग गए हैं। तो मतलब ओवर द पीरियड द मीनिंग, द लिटरल मीनिंग हैज चेंज्ड नाउ। मतलब जो इसका लिटरल मीनिंग था, एक्चुअल मीनिंग था, अब उससे हटकर हम कहीं और आ गए हैं। अब क्यूट वर्ड का मतलब हम कुछ और निकालते हैं। तो वही वही बात यहाँ पे है कि जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी वर्ड का ओरिजिन समझ लें तो उसका हम एक्चुअल मीनिंग या उसकी डेफिनेशन भी आज के टाइम पे हम समझ पाए, जरूरी नहीं है। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। तो हमेशा कोई जो वर्ड है जरूरी नहीं कि वो अपने ओरिजिन से हमेशा लगा रहे, या फिर जो उसका ओरिजिन के हिसाब से मतलब है वो हमेशा वही मतलब बाद में भी बना रहे। कि जैसे मैंने आपको भी क्यूट वर्ड का एग्जाम्पल दिया। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल ले लो। ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग। और जो कंप्यूटर्स थे ओरिजिनली, ये जो कंप्यूटर्स थे वो किस लिए यूज किए जाते थे? कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। बहुत ही बड़ी बड़ी जो मैथमेटिकल सम्स वगैरह रहते थे, बहुत ही मुश्किल सवाल रहते थे, उनको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स। और कंप्यूटर्स क्या थे? बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर थे। बट nowadays very few people use computers for computing sums. बट अगर आप आज की बात करो तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर्स को एक्चुअली कैलकुलेट या फिर बहुत ही मुश्किल सवालों को कंप्यूट करने के लिए करते हैं।
They use it for writing, for designing, for listening to music and for watching films. आज हम कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही अलग अलग तरीके से करते हैं, मतलब हाँ सम्स वगैरह भी सॉल्व करते हैं, उनसे कैलकुलेशंस भी होती हैं, बट हम ज़्यादातर किस लिए यूज़ करते हैं? राइटिंग करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं हम म्यूजिक सुनते हैं, हम मूवीज देखते हैं। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं कंप्यूटर पे ही कर रही हूँ, मतलब जो लैपटॉप है उस पे मैं ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप अपने फोन में या कंप्यूटर में देख रहे होंगे। तो आज हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। अब वर्ड जो है वो सेम रह सकता है, बट ओवर द पीरियड टाइम के साथ साथ उसका जो मतलब है वो बदल जाता है। In that case, it is not very useful to look at the origins of word। और उस केस में मतलब जब उसका मतलब अब चेंज हो गया है, तो अगर हम उस टाइम पे ओरिजिन की बात करेंगे तो हम सही डेफिनेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे कि अभी हमने कंप्यूटर का या फिर जो मैंने क्यूट वर्ड का एग्जांपल दिया, कि हो सकता है शुरुआत में वो शब्द का मतलब ठीक हो, ओरिजिन के हिसाब से सही हो, बट क्योंकि अब 1000 साल बीत चुके हैं, बहुत ज्यादा सालों के बाद जो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो चुका है, तो आज उसका मतलब वो एक्चुअली नहीं रहा जो उसके ओरिजिन के हिसाब से था। तो हमेशा ये चीज सही नहीं रहती। मेरी मैम, so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves। तो मेरी बोलती है कि मैम मतलब आप ये कहना चाहते हो कि किसी चीज के बारे में अगर हम अपने आप से सोचने की कोशिश करें, तो मतलब अपने आप से उसे समझने की कोशिश करें, तो वैसा कोई शॉर्टकट नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। हमें उसकी मीनिंग को देखना होगा और उसके डेफिनेशन बनानी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज का हमने आइडिया लगा दिया अपने हिसाब से कि अच्छा लोग जो है वो डेमोक्रेसी वर्ड का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यही होगा। हम ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते, हमें उसका मीनिंग समझना पड़ेगा और उसकी डेफिनेशन जो है वो तैयार करनी पड़ेगी कि एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या है। मैम कहती हैं यू गॉट मी राइट, कि अब तुम मुझे समझ गई मैरी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। तो चलो शुरू करते हैं कि हम डेमोक्रेसी का मतलब जो है वो समझे। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई डेमोक्रेसी या किसी भी शब्द की डेफिनेशन जानना कई बार हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम डेली लाइफ में कोई डेफिनेशन की बात नहीं करते, वी जस्ट यूज दैम, और यूज करते करते हम उनका मतलब जो है समझ लेते हैं। बट कभी कभी हमें उन शब्दों का डेफिनेशन, उन शब्दों की जो डेफिनेशन है वो जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें उसे अलग पर्सपेक्टिव से देखना होता है या किसी चीज़ से हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो उस केस में हमें डेफिनेशन की जरूरत होती है। तो आज के समय में अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसके अलग अलग मतलब निकालते हैं। बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन भी दी है, बट इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये जानने के लिए हमें इसका मीनिंग देखना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, तब जाके हम अलग अलग जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन्हें समझ पाएंगे कि कौन असलियत में डेमोक्रेटिक है, कौन नहीं है, और ये वर्ड एक्चुअल में क्या है, क्या इसका मतलब है। तो ये सारी चीजें हम समझ पाएंगे, और डेफिनेशन इसीलिए जरूरी है ताकि हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज के बारे में कि आखिरकार वो क्या है, ताकि हम सही डिसीजन ले पाए। हम ऐसा ना हो कि भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी है तो हाँ हमने भी मान लिया। ऐसा नहीं करना, हमें अपना समझना पड़ेगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी।